देखिए, हम लोगों ने अब तक लास्ट 7 सेशंस में 7 डेज में प्लैनेट्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हमने जानकारी हासिल करी। कुछ हद तक हमने हाउसेस को देखा और आध्यात्मिक दृष्टि से ये जो प्लैनेट्स हैं किस तरह से हमारे शरीर को, हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे कार्यों को किस तरह से गवर्न कर रहे हैं, ये भी हमने अपने पिछले 7 क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया। आज के टॉपिक में हम ग्रहों के बारे में हम अपना ओवरव्यू देंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्रहों के बारे में आपको पता है कि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में से राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और बाकी के जो हमारे 7 फिजिकल प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। आपको पता ही होगा शायद कि सूर्यदेव सिंह राशि को, लियो साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ओनर हैं, लॉर्ड हैं। सूर्य अपने स्वयं के घर में यानी कि सिंह राशि के अंदर ही मूल त्रिकोण में आ जाते हैं। तो ऐसे कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने ही घर के अंदर मूल त्रिकोण में बन जाएंगे? उसमें सूर्य अपने ही घर के अंदर मूल त्रिकोण में रहेंगे। इसी तरह से जो बुध ग्रह है, जो ज़्यादातर 90% चार्ट्स के अंदर सूर्य के साथ में बैठा हुआ मिलता है, बहुत ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन में रहता है। 80% चार्ट्स में तो ये सूर्य से अस्त ही मिलता है। तो मरकरी भी यानी बुध ग्रह भी अपनी ओन राशि में, वर्गो साइन के अंदर, कन्या राशि में मूल त्रिकोण में आता है। इसके अलावा शनि देव भी अपने स्वयं की राशि में यानी कि कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में रहते हैं। भगवान बृहस्पति, उनकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो कौन सी है? सैजिटेरियस, धनु राशि। तो धनु राशि में बृहस्पति मूल त्रिकोण में होते हैं। इसी तरह से मंगल जो है अपनी मेष राशि में मूल त्रिकोण में आ जाता है। मूल त्रिकोण का क्या मतलब है? मूल त्रिकोण का मतलब है कि वहां पे जो प्लैनेट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल प्राप्त कर लेता है। अपने उसके पास में जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो ज्यादा होती है ओन साइन के मुकाबले में। जैसे कि चंद्रमा ओनर है कर्क राशि का, लेकिन वृषभ राशि में वो मूल त्रिकोण में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वृषभ राशि में बैठा हुआ चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हुए चंद्रमा के कंपैरिजन में ज्यादा पावर लेकर बैठा हुआ है, यानी कि बलाबल उसके पास ज्यादा होगा, वो आपको ज्यादा अच्छे बेनिफिक रिजल्ट्स दे सकता है। मूल त्रिकोण से ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है प्लैनेट अपने एग्जॉल्टेड स्टेट में देता है, जब वो उच्च का प्रभाव देता है। तो सूर्य जो है मंगल के घर में जाकर उच्च का प्रभाव देता है एरीज साइन के अंदर। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है आपको पता है कि वृषभ राशि में टॉरस साइन के अंदर एग्जॉल्टेशन फील करता है। मंगल कैप्रिकॉन साइन के अंदर यानी कि 10th हाउस के अंदर काल पुरुष की कुंडली में एग्जॉल्टेशन में रहता है। बुध की बात करें तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि अपने ओन साइन में ही एग्जॉल्टेशन में चला जाता है। तो इसका मतलब बुध को क्या पसंद है? बुध बच्चा है, उसको अपने ही दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती है। तो बुध आपको एक ऐसा इकलौता प्लैनेट मिलेगा इन 9 ग्रहों में जो अपने ही घर के अंदर एग्जॉल्टेशन में रहता है। जुपिटर चंद्रमा के कैंसर साइन में एग्जॉल्टेशन में जाएगा। शुक्र की बात करें तो आपको पता है कि बृहस्पति के यानी कि अपने शत्रु जुपिटर बृहस्पति के मीन राशि में जाकर शुक्र उच्च का होता है और शनि तुला राशि में। और आपको पता है कि वैसे राहु और केतु कभी भी उच्च, नीच, मूल त्रिकोण या स्वग्रही ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि बुध की कन्या राशि में राहु मूल त्रिकोण में आता है, ऐसा उन्होंने कहा। और राहु को एग्जॉल्टेशन फील होता है टॉरस साइन के अंदर वृषभ राशि में। और यहाँ पर कुछ मतभेद भी हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बुध की मिथुन राशि में राहु एग्जॉल्टेशन में आता है। तो आप मिथुन और टॉरस इन दोनों राशियों को राहु के लिए एग्जॉल्टेशन लेकर चल सकते हैं। और केतु के लिए बताया है कि मीन राशि में मूल त्रिकोण में है और एग्जॉल्टेशन हासिल होता है उसको स्कॉर्पियो में। राहु अगर आप कह रहे हैं कि वो एग्जॉल्टेशन में है मिथुन राशि में, तो केतु कहाँ मिलेगा? धनु राशि में। तो यानी कि स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस ये दोनों साइन ऐसे हैं जहां पर केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, प्रोवाइडेड कि ये सही जगह पर आपकी कुंडली में ये केतु प्लेस्ड है। ऑब्वियसली जिन राशियों में राहु एग्जॉल्टेशन में जाएगा तो उन्हीं राशियों में केतु क्या होगा? डेबिलिटेशन में जाएगा, नीच का हो जाएगा। और वाइस वर्सा कि जिन राशियों में केतु एग्जॉल्टेशन में जाएगा तो उन्हीं राशियों में राहु जो है नीच का हो जाएगा। ये भी क्लियर है।
यानी कि जो भी प्लैनेट जिन भी राशियों में उच्च का होता है, एक्सॉल्टेशन में आता है, उसके 180 डिग्री अपोजिट वो डेबिलिटेशन में चला जाता है, नीच का हो जाता है। जैसे कि सूर्य सूर्य जो है मेष राशि में उच्च कहें तो तुला राशि में वो नीच का हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री अपोजिट सामने वाली राशि में। चंद्रमा अगर वृषभ में उच्च का हो रहा है तो स्कॉर्पियो साइन में जाकर वो नीच का हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी और प्लैनेट के बारे में सोच सकते हैं, देख सकते हैं। बुध जो है कन्या राशि में उच्च का है तो ऑब्वियसली बात है कि मीन राशि में वो नीच का हो जाएगा। बृहस्पति अगर कर्क राशि में उच्च के हैं तो मकर राशि में वो नीच के हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने चीज़ों को देखना है। तो उच्च के, नीच के, स्वग्रही, मूल त्रिकोण, इन राशियों को आपने याद रखना होगा प्लैनेट के बलाबल को समझने के लिए। इसके अलावा प्लैनेट के कुछ कारक हैं। हर प्लैनेट कुछ ना कुछ घरों को रूल करता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइंस, यानी कि उन घरों का कारक बनकर बैठा हुआ है, अपनी सिग्निफिकेशंस लेकर बैठा हुआ है। तो प्लैनेट अगर अच्छी स्थिति में है तो अपने कारक हाउसेस को अपना बल प्रोवाइड कराएगा, आपको जीत हासिल कराएगा। लेकिन अगर प्लैनेट कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है तो उसके कारकत्व भी कमजोर हो जाएंगे। कौन से कारक हैं? सूर्य को याद रखिएगा, सूर्य पहले घर में, चौथे घर में और 10वें घर का, ये 3 कारक स्थान है सूर्य के। 10वें घर में तो सूर्य दिग्बली हो जाता है, ध्यान रखिएगा, उसको दिशा बल प्राप्त होता है, दिग्बली हो जाता है वो। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के पास में एक ही घर का कारकत्व है, चौथे घर का। चौथा घर किसका है? आपके हैप्पीनेस का है, खुशी का है, माता का घर है। तो चौथे घर का कारक होता है चंद्रमा। और ठीक अपोजिट टू सूर्य, सूर्य से जस्ट विपरीत चंद्रमा चौथे घर में दिग्बली माना जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मंगल की बात करें तो मंगल आपके तीसरे घर का, चौथे घर का और छठे घर का कारकत्व अपने पास लेकर बैठता है। और दिग्बली कहां पे होता है? वो दिग्बली होता है 10वें घर में जाकर। तो 10th हाउस के अंदर बैठे हुए मंगल को, चाहे वो किसी भी राशि में हो, दिग्बली माना जाएगा। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर शनि की मकर राशि 10वें घर में पड़ती है, जहां पर मंगल एक्सॉल्टेशन में जाता है। बुध की बात करें तो बुध के पास में जो कारकत्व है वो चौथे घर का और 10वें घर का कारकत्व है। और दिग्बली कहां होता है? लगन में बैठा हुआ, यानी कि अगर लगन में बैठा हुआ है बुध तो दिग्बली हो जाएगा। खासियत यह है बुध के साथ में कि बुध को किसी ना किसी प्लैनेट का सपोर्ट चाहिए होता है। बुध अगर अकेला बैठा है कहीं भी कुंडली में तो आपको अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। बुध को किसी ना किसी प्लैनेट का सहयोग चाहिए, क्योंकि बुध को बच्चा कहा गया है। तो ऐसा बच्चा क्या करेगा? ये दिमाग है, तो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का। तो वहाँ पर अकेला अगर बैठा हुआ है तो वहाँ पे शैतानी करने लग जाता है। वहाँ पे आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा लगाते हैं और उस घर के अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से आप बड़ी बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं, जो कि जीवन के अंदर बड़ी परेशानियाँ ले आती हैं। तो बुध के साथ में बैठा हुआ कोई प्लैनेट होना चाहिए। लगन में बैठा है बुध और साथ में कोई दूसरा प्लैनेट भी बैठा हुआ है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको बुध से प्राप्त हो सकते हैं। अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति एक इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके पास में 5 घरों का कारकत्व है। 5 हाउसेस को सिग्निफाई करता है। आपकी कुंडली के दूसरे घर को, 5वें घर को, 9वें घर को जो कि धर्म स्थान है, आपका भाग्य स्थान है, कुंडली के 10वें घर को, कुंडली के 11वें घर को। तो इनका कारकत्व बृहस्पति के पास है। कुछ ज्योतिषियों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि बृहस्पति क्योंकि मकर राशि में 10वें घर में नीच का प्रभाव देता है तो इसलिए उन्होंने 10th हाउस के कारकत्व को हटा दिया। उन्होंने बोला कि बृहस्पति आपके 12वें घर का कारकत्व लेकर बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये बात सही नहीं है। बृहस्पति अगर अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है तो आपके प्रोफेशन को बहुत बढ़िया तरीके से संभाल लेता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बृहस्पति जो है 10वें घर का कारकत्व लेकर बैठता है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि बृहस्पति को 10वें घर में नहीं बैठना। बृहस्पति मान लीजिए कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है या चौथे घर में बैठा हुआ है तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा बृहस्पति से अफेक्ट करेगा और आपके पास में मैनेजमेंट स्किल्स, प्रोफेशन के अंदर स्मूथनेस और स्ट्रेंथ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। क्योंकि बृहस्पति चौथे घर के अंदर स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ क्या होगा
कि कारकत्व है 10th हाउस का, तो 10th हाउस के अंदर एस्पेक्ट रहेगी तो कारकत्व को बढ़ाने का काम करेगी। जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर जो ज्योतिषियों के बीच में जो मतभेद है उसको 10th हाउस और 12th हाउस को लेके है। मेरी सलाह यह है आपको कि दूसरे घर को, 5वें घर को, 9वें को, 10वें को और 11वें को बृहस्पति का कारकत्व आप लेके चलिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स और सही तरीके से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जब भी 12th हाउस की आप बात करें तो 12th हाउस का कारकत्व शनि के पास रहता है, ये ध्यान रखिएगा। बृहस्पति का रोल हो सकता है, बिकॉज 12th हाउस में मीन राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में, बृहस्पति का कुछ रोल हो सकता है, लेकिन कारकत्व देखने के लिए शनि को देखना जरूरी होगा। तो जुपिटर की हमने बात करी, तो ये 5 घर, इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसके पास में 5 घरों का कारकत्व है। कहते हैं कि बृहस्पति कुंडली के अंदर अगर उच्च का होके केंद्र त्रिकोण में आकर बैठ जाए तो कुंडली के हजारों दोषों का नाश कर देता है इकलौता बृहस्पति। क्यों कर देता है? क्योंकि अगर वो मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो कुंडली के 5 घर, 2, 5, 9, 10, 11 तो सुधार दिए ना उसने। इसके अलावा बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, तो 2 घरों का और पकड़ है इसके पास, तो यानी कि 5 और 2 7, 7 को संभाल दिया। बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, यानी 7 और 3 10, तो यानी कि 10 घरों को संभाल दिया। और बृहस्पति एक घर के अंदर स्वयं बैठे भी होंगे, तो कुल मिला के आपकी कुंडली के, आपके जीवन में 330 डिग्री, 330 डिग्री को कवर कर दिया एक इकलौते बृहस्पति ने। इसीलिए बृहस्पति कुंडली के हजारों दोषों का नाश कर देता है इकलौता बृहस्पति, अगर वो मजबूत होकर उच्च की स्थिति में केंद्र त्रिकोण के साथ में संबंध बनाकर बैठा हुआ है। इतनी जबरदस्त पावर बृहस्पति को दी गई है, ये ज्ञान के देवता हैं। कुंडली के अंदर बृहस्पति किसी भी स्थिति में बैठे हुए हों, अगर आप बृहस्पति को अच्छी कंडीशन में हमेशा रखते हैं, यानी कि आप धर्म का पालन करते रहते हैं, आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, पूजा पाठ आप करते रहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, एक जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं, समाज के लिए उदार भाव आप रखते हैं, तो बृहस्पति कुंडली में किसी भी स्थिति में बैठा होगा तो उसको बल प्राप्त होता है। और अगर बृहस्पति को बल प्राप्त होगा तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जीवन का अधिकांश हिस्सा बृहस्पति से गवर्न होने के वजह से सुखमय होने लग जाएगा। आज की तारीख में दुख इसीलिए आते हैं कि इंसान ने अपने मानवीय मूल्यों का नाश कर दिया, अपने सामाजिक मूल्यों का, मानवीय मूल्यों का, परिवार के अर्थ को भुला दिया। इस वजह से कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती हैं। तो बृहस्पति की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है। बृहस्पति भी बुध की तरह से पहले घर में दिग्बली होते हैं। पहले घर में अगर बुध और बृहस्पति दोनों साथ में भी बैठे हुए हैं तो दोनों को दिशा बल प्राप्त हो जाता है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो जरूर देंगे बृहस्पति, और वो भले ही चाहे आपस में शत्रुता हो, विद्वानों में, श्रेष्ठ विद्वानों में आपकी गिनती जरूर होगी। इतनी ताकत जुपिटर लगन में बैठ कर देता है, क्योंकि वहां से उसकी 9th एस्पेक्ट अपने 9वें घर के ऊपर पड़ती है, तो भाग्य का भी बहुत बड़ा सहारा आपको दिला देता है। पिता से आपको बहुत मदद दिला देता है, यहाँ तक कि आपके बॉसेस जितने भी होंगे उनसे बहुत अप्रिसिएशन आपको दिला देता है। उच्च पद की प्राप्ति करा देगा आपको धर्म के प्रति। धर्म मतलब डूइंग द राइटियस डीड। आप कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकते अगर आपके लगन के अंदर जुपिटर बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, तो कभी आपको गलत कार्य नहीं करने देंगे। धर्म के विपरीत कोई कार्य करने नहीं देंगे आपको, क्योंकि वहां पर माता महासरस्वती बैठी है, बुद्धि यानी ज्ञान की देवी वहां पर बैठी हुई है, तो कभी भी आपको किसी भी तरीके से नुकसान प्रदान करने का कार्य नहीं करेंगे वो। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है कारकत्व उनके पास में हासिल है 4थे घर का और 7वें घर का, दोनों सुख स्थान है। एक लगन से चौथा है और एक चौथे से चौथा है। चौथा कौन है? 4th हाउस कौन सा है? आपकी माँ का है। तो माँ का सुख देखना है तो पत्नी से देखिए। पत्नी अच्छी अगर आपकी तो माँ सुखी, पत्नी खराब तो माँ दुखी। उस घर में फिर सास बहू के झगड़े देखने को मिलेंगे। तो यानी कि पत्नी यानी कि शुक्र डिसाइड करेगा कि माँ को कितना सुख प्राप्त होगा। और चौथा घर कौन सा है? आपका स्वयं का है, यानी कि आपको कितना सुख प्राप्त होगा ये भी शुक्र डिसाइड करेगा। तो शुक्र के पास में जो कारकत्व आया 2 घरों का, 4थे घर का और 7वें घर का, ये कारकत्व आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। चंद्रमा की तरह से शुक्र को भी जो दिग्बल हासिल होता है वो 4थे घर में होता है, 4th हाउस में उसको दिग्बल हासिल होता है।
शनि की अगर बात करी जाए तो शनि के पास में जो कारकत्व है, बृहस्पति के बाद में 4 ग्रहों का कारकत्व सिग्निफिकेशन शनि को दिया गया। तो कुल मिलाकर के शनि भी आपकी कुंडली के 10 घरों को रूल करते हैं, 10 हाउसेस को। किस तरह से? 4 घरों का तो कारकत्व मिल गया। कौन से 4 घर हैं वो? छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, यानी कि जितने भी ये त्रिक स्थान है, त्रिक भाव, उन सारे तीनों घरों का दायित्व जो है, कारकत्व हासिल हो गया शनिदेव को। 8वां घर दुख और पीड़ा का है, कष्टों का है, जीवन में बड़े बड़े बदलावों का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। किसके वजह से आएंगे? शनि के वजह से आएंगे। शनि ही डिसाइड करेंगे कि जीवन में बड़े बड़े बदलाव आपके कब लाने हैं, कैसे लाने हैं। 8वां घर मोक्ष, 12वें घर से मोक्ष आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी शनि डिसाइड करेंगे आपके कर्मों को देखने के बाद में। किसी भी प्रकार की बीमारी, रोग, ऋण, कर्जे, दुर्घटना, शत्रु कौन डिसाइड करेगा? शनि डिसाइड करते हैं। तो शनि को देखना जरूरी है। तो शनि की स्थिति अच्छी तो ये जो चारों घर हैं इसमें भी आपको नकारात्मक रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 10वें घर को, मकर राशि को कौन रूल करता है? कालपुरुष की कुंडली में शनि रूल करता है। तो 10वें घर का यानी कि आपके कर्म का जो कार्यभार संभाला है वो किसने संभाला है? शनि ने संभाला है। साथ ही साथ मेरा मानना यह है कि 10वें घर को संभालने वाले और भी प्लैनेट हैं। कौन से वो 10वें घर को संभालने वाले प्लैनेट हैं? एक तो आपकी बुद्धि। क्या बिना बुद्धि के आप काम कर सकते हैं? 10वें घर में कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यानी कि मरकरी यानी बुध आपके 10वें घर को, उसका भी कार्यकत्व प्राप्त है। 10वें घर में आपका पद प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, मान सम्मान जुड़ा हुआ है। तो आप किसी भी पद पे जब भी कोई भी काम करेंगे तो पद तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, आपका रोल पोजीशन आ जाएगा, आपका नेम फेम रिकॉग्निशन 10वें घर से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में सूर्य आपके 10वें घर के कारक हो जाते हैं क्योंकि वो इस घर में दिग्बली भी होते हैं। तो सूर्य के पास में भी 10वें घर की कारकत्व है। राहु किसको ग्रहण लगाता है? राहु ग्रहण लगाता है सूर्य को। तो यानी कि जो सूर्य के पास में जिन घरों की ताकत दी गई है तो राहु उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। 10वें घर में राहु को भी कारकत्व हासिल है। राहु को जो कारकत्व हासिल है वो तीसरे घर का और शनि की तरह ही छठे घर का कारकत्व भी राहु को हासिल है। तो तीसरा घर भी जो है डिफिकल्ट हाउस होता है क्योंकि ये 8वें से अष्टम पड़ता है। तो अष्टम से अष्टम होने के वजह से ये जो है शनि को फॉलो करने वाला ग्रह है राहु। तो 8वें घर का कारकत्व अगर शनि को प्राप्त है, हेडक्वार्टर अगर शनि का पास में है, तो तीसरे घर का जो हेडक्वार्टर है वो कौन संभालता है? राहु संभालता है। तो इसीलिए राहु अपने स्वच्छंद विचारों से, अपनी स्वच्छंद इच्छा से गवर्न करता है आपके तीसरे घर को। तीसरे घर में बैठा हुआ राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है। शनि 6, 8, 10, 12 घरों के कारकत्व हासिल करते हैं। तो 4 घरों के तो कारकत्व हो गए, 3 इनकी दृष्टियां हो गई तो 7 हो गए। 2 राशियां हैं इनकी, मकर राशि और कुंभ राशि, कितने हो गए? 9 हो गए। और एक जगह पे स्वयं विराजमान होंगे ये कुंडली में कहीं ना कहीं, तो 10। कुल मिला के 10 घरों को रूल करने वाले अगर कोई हैं तो वो शनि है। तो यानी कि भगवान शिव ने बृहस्पति जो कि हाईएस्ट बेनिफिट प्लैनेट है, तो हाईएस्ट बेनिफिट प्लैनेट जुपिटर को ऊपर रखा। यानी कि वो चाहते हैं भगवान शिव कि भाई जीवन में अगर गाड़ी चलानी है तो सुखों का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर खाली सुख ही सुख रहे तो आपकी गाड़ी डीरेल हो जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। उसको संभालने के लिए शनि को उन्होंने बोला कि थोड़ी कम पावर के साथ में आप जुपिटर के साथ में मिलकर जीवन की गाड़ी को बैलेंस रखिए। तो भगवान शनि देव के पास में क्योंकि न्यायाधीश हैं तो न्याय करते हैं, तो इसीलिए तुला राशि में ये दिग्बली हो जाते हैं। तुला का मतलब क्या होता है? बैलेंस। तो जीवन में बैलेंस बनाने का कार्य कौन करते हैं ग्रह? वो हैं शनिदेव। ये न्यायाधीश हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही कर्मों का फल देने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं कर्म फल दाता, कर्मों का फल देने वाला प्लैनेट। अब अगर कर्मों का फल देने के लिए शनि बैठे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरा रिजल्ट देंगे, किस तरह के रिजल्ट आपके जीवन में मिल रहे हैं, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? किसी और को जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते शनि के रिजल्ट्स के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ स्वयं अपने आप को जिम्मेदार ठहराना होगा। तुला बैलेंस, यानी कि आपके पिछले जन्मों के और प्रेजेंट लाइफ में जो आप कर्म कर रहे हैं उसको बैलेंस बनाने का कार्य कौन कर रहा है? शनि। शनि को बहुत बड़ी मदद प्राप्त होती है बृहस्पति से।
तो शनि और बृहस्पति ये दोनों ही आउटर वर्ल्ड के प्लैनेट हैं और हमारे जीवन के ऊपर बहुत लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव को डालते हैं। राहु की मैंने बात करी थी कि 3, 6, 10 इन 3 घरों के कारकत्वों को वो रूल करते हैं, उनके पास में है, कारकत्व है। तो इन्हीं 3, 6, 10 घरों में बैठे हुए राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब एक बात होती है कि कोई भी प्लैनेट अगर अपने कारक भाव में बैठ जाए तो एक कहावत है, कहते हैं कि कारक भावानाश, यानी कि कारक भाव में बैठा हुआ प्लैनेट जो भी होगा उस घर का नाश करता है। फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति दूसरे घर के कारकत्व को लेकर बैठे हुए हैं, तो दूसरे घर में अगर बृहस्पति स्वयं जाकर बैठ जाएंगे तो दूसरे घर से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाएंगे, कोई ना कोई सिग्निफिकेंस वहां पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। शनि 10वें घर को रूल करते हैं, 10th हाउस में अगर शनि जाकर बैठेंगे तो वहां पे प्रोफेशन को लेकर आपको प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ आपको हार्ड वर्क एड ऑन कराते चले जाएंगे, आपकी रिकॉग्निशन को डाउन कर देंगे। तो यानी कि जब कारक भाव में बैठा हुआ प्लैनेट अपने कारकत्वों का नुकसान कर रहा है तो ऐसे में राहु और केतु नाम के ये 2 ग्रह बिल्कुल उल्टे हैं और चलते भी उल्टे ही हैं। ये 3, 6, 10 घर में बैठा हुआ राहु आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देता है, कारक भाव का नाश करता ही नहीं है। केतु के पास में कारकत्व हासिल है दूसरे घर का और 8वें घर का, तो दूसरे और 8वें घर में बैठा हुआ केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करने का काम करता है। अब केतु के अच्छे रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह आता है कि अच्छा मतलब रुपया पैसा, बहुत मौज मस्ती, वो अच्छा जीवन में, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्लैनेट की नेचर क्या है। प्लैनेट तो अपनी नेचर के हिसाब से ही तो अच्छा बुरा करेगा, ना कि आपके नेचर के हिसाब से अच्छा बुरा करेगा। केतु की टेंडेंसी है सेपरेशन, मोक्ष कारका है। मोक्ष कब मिलता है, जब आदमी मरता है तभी तो मोक्ष मिलेगा, अगर मरेगा ही नहीं आदमी तो मोक्ष कैसे मिलेगा। तो अगर दूसरे घर में बैठा हुआ है केतु तो आपको लगेगा कि आपके पास में बहुत पैसा आएगा, आप बहुत अमीर बन जाओगे, जी नहीं। क्या परिवार के साथ में आपके संबंध बहुत बढ़िया हो जाएंगे क्योंकि वो कारक है उस भाव का, और कारक भाव में बैठा हुआ नाश नहीं करता, क्या आपको बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे देगा, नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि केतु जो भी रिजल्ट देगा अपने स्वभाव के अनुसार देगा, यानी कि सेपरेट करेगा चीजों को, यानी कि सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट दूसरे और 8वें घर में बैठा हुआ है तो उन चीजों से आपको सेपरेट करेगा, और सेपरेट करेगा तो ऑब्वियसली आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाने का कार्य करेगा। 8वें घर में, 8वां घर इज ए डिफिकल्ट हाउस, गुप्त स्थान है, और 8वें घर में बैठा हुआ केतु मोक्ष को प्राप्त करने वाला जो गुप्त ज्ञान है, हिडन नॉलेज है, वो दे देगा। 8वां घर लेकिन एक्सीडेंट्स का भी है, और जिसके पास में ब्रेन नहीं है, अगर उस तरह के का प्लैनेट, हेडलेस बॉडी अगर आपके 8वें घर में बैठी हुई है तो डेफिनेटली जब आपके पास में आंखें नहीं है देखने के लिए तो आप ठोकर खा के गिरेंगे भी जरूर, यानी कि आपके एक्सीडेंट्स भी जरूर होंगे। तो अपने जो भी रिजल्ट्स दे रहा है वो अपने स्वभाव के अनुसार दे रहा है। तो पहले प्लैनेट के स्वभाव को देखिए कि स्वभाव किस तरह का है, और उसके बाद देखिएगा कि कारक भाव में बैठे हुए उस ग्रह के कारकत्व को देखते हुए कि किस तरह के रिजल्ट्स आपको वो प्लैनेट आपको देगा। जब हमने बोला प्लैनेट दिग्बली है, एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, ओन साइन में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, ये सारी बातें हमने कर ली। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशल हाउसेज हैं जहां पर ये प्लैनेट अति विशिष्ट कारकत्व लेकर बैठे हुए होते हैं, और वहां पे कारक भाव नाशय वाला फॉर्मूला, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे बृहस्पति 2, 5, 9, 10, 11 का कारकत्व लेकर बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति जब भी 5वें और 9वें घर में बैठेंगे तो कारक भाव नाशा ये वाला फार्मूला, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति 5वें और 9वें घर में अति विशिष्ट कारकत्व लेकर बैठते हैं, स्पेशल सिग्निफिकेंस लेकर बैठते हैं। तो स्पेशल सिग्निफिकेंस होने के वजह से ये बोलते हैं मिनिस्टर विद एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो, तो इसके पास में अलग मिनिस्ट्री आई हुई है, तो इसलिए ये और ज़्यादा अटेंशन से काम करते हैं और सुपर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन ये चीज़ बाकी के घरों में, यानी कि दूसरे घर में, 10वें में, 11वें में एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे अगर बैठेंगे तो कारक भाव का नाश करेंगे।
तो ये देखना भी जरूरी है कि प्लैनेट किन घरों में अति विशिष्ट कारकत्व लेकर बैठता है। तो जुपिटर जो है 5वें और 9वें घर में अति विशिष्ट कारकत्व लेकर बैठते हैं। जो मरकरी हैं, बुध, बुद्धि के देवता, उनके पास कारकत्व है 4थे और 10वें घर का, लेकिन अति विशिष्ट कारकत्व लेकर बैठते हैं वो 11वें का। तो 11वें घर में अगर बुध जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है किसी व्यक्ति के, तो वहां पे कारकत्व का नाश नहीं करेगा, बल्कि उसके सोशल सर्किल को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, यारी दोस्ती को बहुत बढ़ा देगा, पैसा भी बेशुमार पैसा ला कर दे सकता है, इतना धन ला देगा। व्यापार में, यानी व्यापार का देवता है तो बिजनेस के माध्यम से धन की प्राप्ति करा देगा। अब देखिए मंगल, आपको पता है 10वें घर में दिग्बली है, यानी कि मकर राशि में दिग्बली है, और मंगल के पास में 10वें घर का 10th हाउस का ही अति विशिष्ट कारक भी है। तो कहने का मतलब है कि मंगल अगर किसी भी कुंडली में 10वें घर में बैठा हुआ है तो बहुत ही सुपर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देगा, क्योंकि अति विशिष्ट कारकत्व लेकर बैठा हुआ है। अर्थ त्रिकोण, 10वां क्या है? अर्थ त्रिकोण। तो आपके अर्थ त्रिकोण को बहुत बड़ी मजबूती देने का काम कर देगा 10वें घर में बैठा हुआ मंगल। क्यों? क्योंकि ये ट्राइन का टॉप है, सेकंड आपकी स्टार्टिंग है, 6th आपका मिड है, और जो टॉप आता है वो कहाँ है? 10th है त्रिकोण का। तो आपके शीर्ष पे बैठा हुआ मंगल, एपेक्स पे बैठा हुआ मंगल आपके प्रोफेशन को, आपके अर्थ त्रिकोण को इतनी मजबूती प्रदान कर देगा कि जीवन में रुपए पैसे से लेकर भी कोई दिक्कत आने नहीं देगा। परिवार के साथ में भले ही चाहे आपके कुछ ना कुछ संबंधों में खटाई देखने को मिले, लेकिन बाकी चीजें भी सुधार देगा। चंद्रमा 4थे घर का कारकत्व है, 4थे घर में दिग्बली भी है, लेकिन अति विशिष्ट चंद्रमा होता है लग्न का और 7वें घर में बैठा हुआ। तो इन दो घरों में अति विशिष्ट माना जाता है। आपको पता होगा कि 7वें घर में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो उसको बोलते हैं कभी ना रुकने वाली धन की नदी, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास में चंद्रमा जो है हार्ड कैश को रिप्रेजेंट करता है। तो हार्ड कैश उस व्यक्ति के पास में जीवन में कहीं ना कहीं से डेली बेसिस के ऊपर आता रहेगा, कभी भी पैसा खत्म नहीं होता। उसके पास में कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस चलता रहेगा, कहीं ना कहीं से डेली इनकम आती रहेगी। कैश कंपोनेंट ऐसे व्यक्ति के पास में खूब देखने को मिलेगा, जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। पहला घर 7वें घर का अपोजिट है। अगर पहले घर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो ज्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो पत्नी है या जो स्पाउस होगा उसके पास में कैश कंपोनेंट बहुत ज्यादा होगा। पैसा कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ से आ रहा है मालूम नहीं, लेकिन कैश जरूर होगा उसके पास में। भले ही चाहे बैंक बैलेंसेस कितने कमजोर हों, ये इसका मतलब नहीं है, लेकिन चंद्रमा अति विशिष्ट कारकत्व होने के वजह से पहले और 7वें घरों में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देगा ही देगा, ये निश्चित है। सूर्य 11वें घर का अति विशिष्ट कारकत्व लेकर बैठता है, तो 11वें घर में बैठा हुआ सूर्य आपको सुपर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देगा, क्योंकि अपने कारक स्थान से और अपने दिग्बल वाले स्थान से वो दूसरे घर में जाकर बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में। तो यानी कि धन प्रदान कर देगा आपको, आपके कामकाज से, आपके प्रोफेशन से आपको धन प्रदान करेगा, आपकी नेम फेम रिकॉग्निशन को कई गुना बढ़ा देगा, बहुत सारे अवार्ड आपको दिला देगा, और साथ ही साथ आपके जो काम करने का तरीका है, जो सोच है, उसको भी जग जाहिर कर देगा। क्योंकि सूर्य जहां पर बैठे हुए हैं वहां से सेकंड हाउस में मीन राशि आती है। मीन राशि आपको क्या दिखाती है? आपके चैरिटी को दिखाती है, आपके एक्सपेंसेस को दिखाती है, यानी कि आप वो एक्सपेंसेस करेंगे जहां पे चैरिटी बहुत देखने को मिलेगी, तो वो चैरिटी भी आपके नेम फेम रिकॉग्निशन को बढ़ा देती है। तो सूर्य जो है 11वें घर में अति विशिष्ट कारकत्व स्थान लेकर 11th में बहुत आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है मीन राशि में अति विशिष्ट कारकत्व लेकर बैठते हैं। तो मीन राशि में और 12वें घर में अगर शुक्र बैठ जाए जाकर, बस फिर पैसे की क्या दिक्कत है, फिर पैसा कहीं से भी आए बहुत अच्छा होगा। और अगर किसी मेल व्यक्ति की कुंडली है, पुरुष की है, तो जो उसकी पत्नी होगी, पत्नी के माध्यम से वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उच्च श्रेणी का धन प्राप्त करेगा। अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस में है और बुध की कंडीशन उसकी कुंडली में अच्छी दिख रही है, और शुक्र अगर 12वें घर में मीन राशि का होकर बैठा हुआ है, यानी मेष लग्न की कुंडली है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपने बिजनेस प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल होगा। उसकी पत्नी उसके साथ में काम करेगी और उसके पास में रुपया पैसा बहुत श्रेष्ठ उत्तम श्रेणी का होगा। शनि तीसरे घर का और छठे घर का अति विशिष्ट कारकत्व लेकर बैठते हैं। छठे में तो क्योंकि उनका अपना कारक स्थान है, तो छठे घर में बैठा हुआ शनि अपने कारक भाव का कभी नाश नहीं करता, यानी कि कोर्ट केसेस में जीत दिला देगा आपको, कंपटीशन में जीत दिला देगा आपको।
जितने भी आपके झगड़े झंझट हैं उसमें जीत दिला देगा आपको। आपके कहीं लोन भी फंस रहे होंगे तो लोनों को भी दिलवा देगा आपको, पैसा कहीं भी फंस रहा है तो। अति विशिष्ट कारकत्व लेकर बैठने की वजह से आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कंपटीशन में सक्सेस दिला देगा, बड़ी सक्सेस दिला देगा शनि वहां पर बैठा हुआ। ये खासियत है छठे घर का अति विशिष्ट कारकत्व बनने की वजह से। मैंने आपको बताया कि राहु जो है तीसरे घर का अति विशिष्ट कारकत्व लेकर बैठता है और कारक हाउस भी है उसका। और राहु कौन है? शनि का अर्दली है। तो यहाँ पे शनि जो है तीसरे घर में राहु से बहुत ज़्यादा पावर अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो फिर शनि तीसरे घर में राहु के समान ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देता है थर्ड हाउस में। और वैसे भी हमने कभी बताया था, आपको बताएंगे आगे भी, कि तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर, ये चारों घर उपाच्य हाउसेस बोले जाते हैं। इनको उपाच्य घर है ये। उपाच्य का मतलब होता है कि समय के साथ साथ जिन घरों में वृद्धि होती हो, ग्रोथ होती हो, ग्रोथ हाउसेस बोला जाता है इनको। तो शनि क्योंकि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है ज़ोडिएक का, तीसरे घर में बैठा हुआ शनि क्या करेगा? आपको धीरे धीरे आपके जीवन में हर डिजायर को फुलफिल करा देगा, क्योंकि तीसरा घर किसका है? डिजायर का है, इच्छा का है। तो आपको इच्छा पूर्ति करा देगा, जीवन में हर इच्छा पूरी होगी आपकी, और डिजायर भी बढ़ती रहेंगी धीरे धीरे, और डिजायर जो है फुलफिल भी उसी तरह से जीवन में होती चली जाएंगी, किसी भी तरह की हो। तो शनि के पास में तीसरे और छठे घर का अति विशिष्ट कारक बनाया गया, यानी कि मृत्यु का देवता है तो 8वें घर का भी लॉर्ड है, यानी कि कारकत्व लेकर बैठा है, और अति विशिष्ट कारकत्व लेकर बैठता है तीसरे घरों का। तीसरा मतलब 8वें से 8वां, 8th to 8th। और भगवत भावत सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी भी भाव के बारे में आपने जानकारी हासिल करनी है कि वो किस तरह के रिजल्ट देगा, तो जिस घर में भी आप एनालिसिस कर रहे हो उतने ही घर आगे आप काउंट कर लो, तो वहां पे जो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एग्जैक्टली वही आपके जीवन में घटित होगा। यानी कि हम मृत्यु की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, यानी कि 8वें घर से कर रहे हैं, तो मृत्यु की प्रेडिक्शन करने के समय पे आप 8वें से 8वां यानी थर्ड हाउस भी देखिए, और थर्ड हाउस देखते के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अब थर्ड हाउस में अगर शनि बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? मृत्यु का देवता मृत्यु पे विजय तो प्रदान करेगा, यानी स्लोवेस्ट मूविंग, यानी कि आपको लंबी आयु प्रदान कर देगा। मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन डिले करके आएगी, देरी से आएगी। और तब तक शनि क्या कहेगा? शनि आपसे कर्म करवाएगा इस जीवन में, आपकी डिजायर फुलफिल करता रहेगा। और जितनी डिजायर आप फुलफिल करेंगे, वो डिजायर अगर आपकी अवांछित हैं, अगर गलत हैं, तो बाद में आपको उसका दंड भी देगा। तब तक शांत बैठा रहेगा, कुछ नहीं कहेगा। और अगर डिजायर जो है बहुत अच्छी हैं और आपने अच्छे कर्म किए, तो निश्चित रूप से मृत्यु के समय पे, यानी कि इस जीवन को छोड़ने से पहले पहले आपको वो सारे बेस्ट रिजल्ट्स दे करके तब आपको मुक्त भी कर देगा। ये खासियत है अति विशिष्ट कारकत्व को लेने की वजह से। राहु और केतु मैंने आपको बताया था कि जिन घरों का कारकत्व लेकर बैठते हैं, उन्हीं घरों में ये अति विशिष्ट कारकत्व भी लेकर बैठते हैं। इसी वजह से यहाँ पे भवत भावन सिद्धांत और कारक भाव नाशा वाला सिद्धांत रूल एप्लीकेबल नहीं होता राहु केतु के लिए। 3, 6, 10 घरों में राहु जो है बेस्ट रिजल्ट्स देगा, केतु 2 और 8 में अपने स्वभाव के अनुरूप अपने बेस्ट रिजल्ट्स देगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इन प्लैनेट्स की दोस्ती और शत्रुता को भी समझना जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट किसका दोस्त है, किसका मित्र है, किसका शत्रु है। सूर्य की नैसर्गिक मित्रता किससे है? सूर्य की नैसर्गिक मित्रता चंद्रमा के साथ में भी है, मंगल के साथ में भी है, बृहस्पति के साथ में भी है, और केतु के साथ में भी है। आश्चर्य होगा केतु का नाम सुन के, लेकिन सूर्य के साथ में उसकी मित्रता है। क्यों मित्रता है? आत्मा कौन है? सूर्य। और आत्मा को इस भौतिक जगत से अलग करने का काम, सेपरेशन का काम कौन करता है? केतु। मोक्ष प्रदाता है। मोक्ष मतलब भगवान शिव से पुनः मीटिंग कराने का काम कौन कर रहा है? केतु कर रहा है। तो सूर्य का मित्र हो गया ना, यानी जो सूर्य चाहता था, आत्मा जो चाहती थी, उसकी डिजायर को फुलफिल करने का काम कौन कर रहा है? केतु कर रहा है। सूर्य अगर पिता है तो चंद्रमा कौन है? माता है। तो माता और पिता आपस में मित्र हैं। लेकिन सूर्य जो है किसी भी ग्रह को बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आने देता। अगर आप सूर्य के नजदीक जाएंगे तो बहुत जल्दी अस्त भी हो जाएंगे, ये भी निश्चित है। तो इसीलिए सूर्य के बहुत नजदीक अगर चंद्रमा जाएगा या सूर्य के साथ में बैठा हुआ मिलेगा, तो चंद्रमा ग्रहण में चला जाएगा, यानी कि अमावस्या आ जाएगी। सूर्य और चंद्रमा डिग्री वाइज अगर नजदीक में बैठे हुए हैं, यानी कि लेस देन 5 डिग्री में बैठे हुए हैं, एक साथ एक घर में बैठे हुए हैं, एक राशि में,
तो आप अपनी कुंडली में उठा के देखिएगा कि आपका जन्म निश्चित रूप से अमावस्या के दिन हुआ है या अमावस्या से एक आध दिन आगे पीछे हुआ है। चंद्रमा को रोशनी कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। लेकिन साथ में बैठने की वजह से सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि उसकी छाया के अंदर ढक जाता है चंद्रमा, तो अंधकार आ जाता है, अमावस्या आ जाती है। तो इसीलिए किसी भी प्लेनेट को सूर्य के नज़दीक जाना ये सूर्य को गवारा ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मित्रता है सूर्य की चंद्रमा से, मंगल कौन है? सेनापति। तो ऑब्वियसली अगर सेनापति स्ट्रांग है तो राजा तो स्ट्रांग होगा ही होगा, तो मंगल से बड़ी मित्रता है। और गुरु कौन है? जुपिटर, बृहस्पति, ये राजगुरु हैं। तो राजा को यानी कि सूर्य को बृहस्पति से बड़ी मदद प्राप्त होती है। तो इस तरह से बजाय इसके कि आप किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश करें, उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करें, अपने जीवन में उसको समझने की कोशिश करें, तो सारी मित्रताएं और शत्रुताएं आपको याद रहेंगी। सूर्य की सबसे बड़ी शत्रुता किससे होगी? शनि से होगी, अपने पुत्र के साथ में, यानी शनि से। शनि कौन है? अंधकार है। सूर्य कौन है? दिन का उजाला है। तो सीधी सी बात है कि जब सूर्यास्त होगा तभी तो रात्रि की उत्पत्ति होगी, तभी तो शनि की उत्पत्ति होगी। यानी कि रात्रि तभी आएगी जब दिन का उजाला छिप जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब शनि का अंधकार यानी रात्रि खत्म होगी तो दिन का उजाला यानी सूर्य का उजाला होगा। तो ये दोनों प्लैनेट हैं, पिता और पुत्र, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि शनि से यानी कि पुत्र से पिता बनने की जो क्रिया है, इसमें कौन मददगार होता है? केतु। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म वेला किसके कंट्रोल में रहती है? केतु के। और सूर्य को ग्रहण लगाने का काम कौन करता है? राहु। तो यानी कि दिन के उजाले से रात्रि के अंधकार में जो एंट्री है, यानी कि इसे बोलते हैं हम संध्या काल, वो जो संध्या है वो राहु है। यानी कि जब दोपहर के बाद में तीसरा पहर आपका मिक्स हो रहा है, तो वो जो स्थान है सेकंड एंड थर्ड के बीच का, वो है राहु। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात हो गई कि सूर्य के साथ में शत्रुता किसकी होगी? राहु की और शनि की। और तीसरी शत्रुता होगी दानव गुरु शुक्राचार्य अर्थात शुक्र से। तो 3 से शत्रुता है सूर्य की, 4 प्लैनेट्स के साथ में मित्रता है, और बचते हैं बुध यानी बुद्धि आपकी, उसके साथ में सूर्य न्यूट्रल है, क्योंकि बुध जो है बच्चा है। तो बच्चा अगर मेधावी है तो सूर्य यानी पिता उसको अपने साथ में लेगा, अपने साथ में लगाएगा। और बच्चा अगर मेधावी नहीं है, कुछ डल है, तो सूर्य उससे मदद नहीं लेगा, लेकिन उसको त्यागेगा नहीं, उसको मारेगा नहीं, क्योंकि उसका अपना बच्चा है। तो बुद्धि के साथ में आत्मा का एक न्यूट्रल बिहेवियर है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का जैसे मैंने बताया कि सूर्य के साथ में उसकी मित्रता है, यहाँ पे चंद्रमा की मित्रता बुध के साथ में भी है। मैंने कभी एक बार आपको स्टोरी सुनाई थी कि जो बुध है वो चंद्रमा की नाजायज औलाद है, जो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न करी है चंद्रमा ने। तो इसलिए गुरुदेव की पत्नी से उत्पन्न होने की वजह से जो बुध है वो बुद्धि का कारक है और बहुत ज्ञानी भी है, बुद्धिमान है, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है। तो चंद्रमा बुध के साथ में मित्रता रखता है। सूर्य और बुध के साथ में चंद्रमा की मित्रता है। राहु और केतु नाम के जो 2 ग्रह हैं, इनके साथ में शत्रुता देखने को मिलेगी। खास तौर पे केतु के साथ में चंद्रमा की सबसे बड़ी एनिमिटी है। चंद्रमा आपके मन में उठने वाली तरंगे हैं, उछाल हैं, आपके विचार हैं, थॉट्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, और उन सबको काटने का काम कौन करेगा? केतु। तो चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? साउथ नोड ऑफ द मून यानी केतु। तो केतु के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट एनिमिटी है चंद्रमा की। चंद्रमा का न्यूट्रल बिहेवियर किसके साथ में रहेगा? मंगल के साथ में। यानी चंद्रमा रानी है ना, तो महारानी सेनापति के साथ में न्यूट्रल बिहेवियर रखती है। राजगुरु के साथ में भी न्यूट्रल बिहेवियर है उनका। शनि जो कि दास है उसके साथ में भी न्यूट्रल बिहेवियर रखती हैं, और दानव गुरु के साथ में भी वो न्यूट्रल बिहेवियर रखती हैं। तो कुल मिलाकर के 4 प्लैनेट्स के साथ में चंद्रमा का सामान्य बिहेवियर देखने को मिलेगा। राहु और केतु के साथ में एनिमिटी देखने को मिलेगी। सूर्य और बुध के साथ में मित्रता देखने को मिलेगी। मंगल की बात करें तो मंगल सूर्य और चंद्रमा कौन है? राजा और रानी, इन दोनों के साथ में मित्रता रखता है। और मंगल की मित्रता देवगुरु बृहस्पति के साथ में, जो कि राजगुरु हैं, जो कि स्ट्रेटेजी बनाने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ में भी मंगल की बहुत परम मित्रता देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जुपिटर के साथ में मंगल अति विशिष्ट मित्र हैं, उसके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि राहु जो है शनि का फॉलोअर है और केतु मंगल का।
तो यानी कि मंगल के जो कारकत्व हैं उसको बढ़ाने का काम वो केतु करता है। लेकिन केतु जो भी कार्य करेगा अपने बिहेवियर के हिसाब से करेगा, अपने स्वरूप के अनुसार कार्य करेगा। मंगल अगर नाइफ है तो केतु क्या है, लेजर बीम है। दोनों का काम क्या है, कटिंग करने का है, काटने का काम है, सर्जन है दोनों के दोनों। सो नन ऑफ द सर्जरी कैन हैपन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मार्स एंड केतु। मंगल और केतु के बिना कोई भी सर्जन बन ही नहीं सकता। मंगल और केतु के इन्वॉल्वमेंट के बिना आपकी सर्जरी नहीं हो सकती। सर्जरी कहाँ पे होती है, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल कौन सा है, 12th हाउस। तो यानी कि बिना 12वें घर के एक्टिव हुए हुए कुंडली में आपकी सर्जरी नहीं हो सकती। हॉस्पिटल का बेड कौन सा होता है, 8वां घर। तो 8वें घर के इन्वॉल्वमेंट के बिना आपकी सर्जरी नहीं हो सकती। जब भी सर्जरी हो रही है तो क्या है, कोई ना कोई बीमारी है ना शरीर में। बीमारी का घर कौन सा है, छठा घर। यानी कि छठे घर के इन्वॉल्वमेंट के बिना सर्जरी नहीं हो सकती है। यानी कि अगर कुंडली में मंगल और केतु एक्टिव हो रहे हैं, 6, 8, 12 घरों के साथ में इनके संबंध बन रहे हैं, तभी सर्जरी हो सकती है, तभी कोई व्यक्ति सर्जन बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता, ना ही कभी सर्जरी हो सकती। तो यहाँ पे मंगल और केतु की देखिए कितनी बड़ी मित्रता आपको किस रूप में देखने को मिलती है। मंगल का परम शत्रु जो है राहु बोला गया है। क्यों, मंगल सेनापति है, सूर्य के साथ में मित्रता रखता है, सूर्य की मदद करता है, राजा की मदद करता है, अपने राज्य के सीमाओं की सुरक्षा करता है। और राहु कौन है, आतंकवादी है, वो सीमा तोड़कर घुसने की कोशिश करता है। तो ऑब्वियसली मंगल के साथ में राहु की शत्रुता होती है। मंगल की दूसरी शत्रुता होगी बुध के साथ में। बुध कौन है, आपकी बुद्धि है। बुद्धि का और पराक्रम का आपस में कोई संबंध नहीं है। मंगल कौन है, सेनापति है। सेनापति कहाँ खड़ा होता है, बॉर्डर पे खड़ा होगा, शत्रुओं से लड़ेगा, हाथ में AK-47 होगी, हाथ में तलवार होगी। अगर उस समय पे वो मंगल अगर ये सोचने लगे, अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगे कि भैया सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा, उसको कष्ट होगा, उसके बारे में सोचेगा, तब तक आतंकवादी उसको मार देगा। तो इसका मतलब यह है कि मंगल का कोई भी संबंध बुद्धि से नहीं हो सकता। यानी कि जिस समय मंगल एक्शन में है उस समय बुद्धि ठस होनी चाहिए। और जितने भी हमारे फौजी लोग हैं ना, वो कहते हैं भैया पराक्रम तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारी बुद्धि ठस है, हम दिमाग नहीं लगाते, हमें ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो मंगल जो है बहुत डिसिप्लिन्ड है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलता है अपने कंधों पे। साथ ही साथ उसको सिर्फ ऑर्डर मैटर करता है। अगर ऊपर वाले लोगों ने यानी कि अधिकारियों ने, बड़े अधिकारियों ने अगर ऑर्डर पास ऑन कर दिया तो मंगल का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। फौजी क्या करेगा, वो इम्प्लीमेंट कर देगा। उसको बोला कि देखते ही गोली मार दो, तो मंगल क्या करेगा, देखते ही गोली मार देगा। वो ये कभी नहीं सोचेगा कि सामने अपने देश का कोई आदमी आया है या कोई दूसरा कोई आया है, उसको ऑर्डर फॉलो करने हैं। तो इसलिए बुद्धि के साथ में मंगल का कोई मेल नहीं है। तो मरकरी के साथ में उस मंगल की हमेशा शत्रुता रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनि और मंगल शत्रु हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि मंगल जो है शनि और शुक्र के साथ में एक सामान्य बिहेवियर रखता है। अगर शनि आप खराब करोगे यानी आपके कर्म खराब होंगे तभी मंगल आपका खराब रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो मंगल से सहयोग मिलेगा। मंगल कौन है, हनुमान जी हैं। और कहते भी है ना कि हनुमान जी शनि के मित्र हैं, कितनी मदद करी है उन्होंने शनि की। और शनि को सही करने के लिए क्या करते हैं, मंगल जी यानी हनुमान जी के आप मंदिर भी जाते हैं। क्यों जाते हैं, अगर शत्रु होते तो क्यों जाते आप उनके मंदिर में। मंगल और शनि की कभी भी आप शत्रुता लेके नहीं चलेंगे, लेकिन दोनों का जो बिहेवियर है वो थोड़ा अलग है। क्यों, क्योंकि मंगल की वृश्चिक राशि यानी कि अष्टम भाव में 8वें घर में जाकर शनि अपना हेडक्वार्टर बनाता है, मृत्यु का देवता है, यमराज है। और मंगल कौन है, जीवन देने वाला है, जीवन को लेकर आया है। मेष राशि जो फर्स्ट साइन है मंगल का, वो जीवन को लेके आने वाला, यानी कि आपके इस धरती पे जीवन को उतारने वाला, आपके जन्म को देने वाला प्लैनेट है। तो एक जन्म दे रहा है और दूसरा लेके जा रहा है, तो दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। यानी कि आत्मा अगर इस जगत में भौतिक देह को धारण कर रही है तो उस देह से, उस शरीर से आत्मा को अलग करने का काम सैटर्न कर रहा है। और दोनों को ही हम बोलते हैं शिवांश। ये दोनों भगवान शिव के ही अंश हैं और दोनों शिवांश हैं, अपना अपना ड्यूटी अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं और भगवान शिव कंट्रोल कर रहे हैं उसको। तो इसलिए कभी भी ये दोनों गलत नहीं है। बुध की बात करें, जो बुध है वो चंद्रमा के साथ में अपनी शत्रुता रखता है। चंद्रमा कौन है, नाजायज बाप है। तो बेटा जो है अपने पिता से किसी और स्त्री के साथ से जन्म लेने के वजह से, नाजायज ताल्लुकात रखने के वजह से वो शत्रुता रखता है चंद्रमा के साथ में।
और बुध की जो है जो दूसरी जो एनिमिटी आपको देखने को मिलेगी वो राहु केतु दोनों के साथ में आपको देखने को मिलती है। देखिए क्या है कि पहले थोड़ा समझा देता हूँ कि केतु जो है आपके पिछले जन्मों के जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो केतु है। और इस जन्म में आप जो कुछ भी करने के लिए आए हैं, जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो राहु से गवर्न हो रहे हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों में देर इज़ ए डिसिप्लिन समवेयर। तो बुद्धि जो है परेशानी में आती है। यानी मरकरी जो है ये कहता है कि यार पास्ट लाइफ के कर्मों के बेसिस के ऊपर मुझे कुछ डिसाइड करना है, मेरी बुद्धि उसी हिसाब से चलनी है। और फ्यूचर में जो कुछ करना है वो राहु से गवर्न करना है। और राहु अपनी मैलिफिक नेचर को कभी नहीं छोड़ता, तो उससे भी बुध को परेशानी होती है। और दोनों ही केसेस में राहु और केतु दोनों ही केसेस में मरकरी को कष्ट होता है, इसलिए उसके साथ में इसकी एनिमिटी रहती है। तो तीनों प्लैनेट यानी चंद्रमा, राहु और केतु ये बुध ग्रह के शत्रुओं में गिने जाएंगे। जहां पर हम बात करें तो बुध जो है सूर्य के साथ अपनी मित्रता रखता है। हालांकि सूर्य उसको अपना मित्र नहीं मानता, न्यूट्रल मानता है, लेकिन क्योंकि वो जो बच्चा है वो पिता के आचरण को समझ रहा है, उसको इम्बाइब करने की कोशिश करता है अपने जीवन में। क्योंकि मरकरी जो है राजकुमार है, राजकुमार राजा नहीं बना लेकिन राजा बनना चाहता है, लेकिन किसको अनुसरण करेगा? राजा का अनुसरण करेगा। तो इसलिए उसकी मित्रता जो है सूर्य से होती है। बुध जो है शुक्र के साथ में बहुत बड़ी मित्रता रखता है, यानी दानव गुरु शुक्राचार्य के साथ में उसकी मित्रता है। अब यहाँ समझ लेते हैं कि मित्रता आखिर है क्यों। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो बुध है उसकी नाजायज उत्पत्ति है चंद्रमा के माध्यम से। तो जब देवगुरु बृहस्पति ने बुध को अपना पुत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि चंद्रमा ने उनकी पत्नी को खराब किया, इस वजह से उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया जब बुध को। तो दानव गुरु शुक्राचार्य क्योंकि बृहस्पति के एंटी पार्टी हैं, शत्रु हैं, परम शत्रु हैं, उनको बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने जो है बुध को जाकर कहा, उस बच्चे को कहा कि चिंता क्यों करते हो, तुम्हें गुरु की जरूरत है ना। जो देव गुरु बृहस्पति के पास है ज्ञान विद्या, वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, बल्कि उससे ज्यादा तुम्हें और संजीवनी भी दूंगा, सब चीज बताऊंगा आपको। तो सारा ज्ञान प्रदान करूंगा, धन ऐश्वर्य वैभव संपन्नता भी प्रदान करूंगा, जो कि बृहस्पति के पास में नहीं है, वो भी दूंगा मैं आपको सब कुछ जो है। बहुत सारे यार दोस्त बना दूंगा, इतनी एंजॉयमेंट दिला दूंगा लाइफ में, जीवन में आपको, कि कुछ और चीज की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें तुम्हारा पिता बनकर तुम्हें आगे उठाऊंगा, ऊपर गुरु बनकर तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। तो बुध क्या है? बच्चा है, बच्चे को ये सारी चीजें बड़ी लुक्रेटिव लगती हैं, उसको बड़ी अच्छी लगती हैं। जीवन में यार दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे को, उनके साथ में खेलना, क्रिएटिव काम करना, खूब मौज मस्ती करना, अच्छा खाना पहनना, संबंध अच्छे अच्छे बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको अच्छी लगती हैं। यानी कि जितने भी इस भौतिक जगत में जितने भी सुख हैं बच्चे को अच्छे लगते हैं। तो बुध जो है, बुद्धि, वो यहाँ पे बहुत खुशी प्राप्त करती है। इसी वजह से शुक्र के साथ में उसकी दोस्ती होगी बुध की। मंगल बुध को शत्रु मानता है, अपना बुद्धि लगाता नहीं है, लेकिन जो बुध है वो मंगल के साथ में न्यूट्रल बिहेवियर रखता है। तो बुद्धि सेनापति को गाइड करने का काम करती है। तो यानी कि जो सेनापति, जो आर्मी कमांडर्स होंगे, जो डिसीजन देंगे, जो निर्णय देंगे, वो किसी ना किसी टैक्टिकल मूव या स्ट्रेटेजिक मूव बनाएंगे। तो ये टैक्टिकल मूव्स और स्ट्रेटेजिकल मूव्स बनेंगे, ये बृहस्पति के वजह से बनेंगे। और वो एक नियम, कायदे, कानून यानी लॉ का पालन करेंगे, वो है शनि। और अल्टीमेटली मदद किसको देंगे? वो मंगल को देंगे, जो कि सेनापति है, जो आर्मी कमांडर है, जो सोल्जर है। तो इसीलिए इन तीन ग्रहों के साथ में मरकरी की एक न्यूट्रल बिहेवियर है, ये उसकी लाइफ का एक हिस्सा बना हुआ है, ना कि मित्रता है ना ही शत्रुता है। जुपिटर की बात कर लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के सबसे परम मित्र कौन होंगे? भाई सीधी सी बात है कि राजगुरु किसको मदद करेगा? राजा को मदद करेगा, राज दरबार में बैठा हुआ है, तो सूर्य के साथ में मित्रता होगी। तो जुपिटर का, यानी कि जुपिटर का जब ज्ञान प्राप्त होगा सूर्य को यानी राजा को, तो राजा क्या बनेगा? चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। एक जमीन पर खड़े हुए इंसान को अगर कोई चंद्रगुप्त मौर्य बना सकता है, उसको चक्रवर्ती सम्राट बना सकता है, तो वो चाणक्य है, यानी गुरु है। तो बृहस्पति के पास में ऐसी पावर है कि वो सूर्य को जमीन पे से उठा करके आसमान में बिठा सकता है, यानी कि आत्मा को इतना इतना आनंद प्रदान कर सकता है जो कि कभी आत्मा महसूस भी नहीं कर सकती, उसको पता भी नहीं होगा उसको क्या हो सकता है। तो वो ज्ञान की क्षमता उस जुपिटर के पास है, इसलिए सूर्य के साथ में उसकी बहुत बड़ी फ्रेंडशिप है। सूर्य राजा है। रानी जो है अपना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है बृहस्पति के साथ में, जहाँ तक मित्रता की बात है। तो यानी चंद्रमा जो है बृहस्पति को न्यूट्रल लेके चलता है, न्यूट्रल बिहेवियर।
लेकिन बृहस्पति की जो निष्ठा है पूरी तरह से राजा और रानी दोनों के लिए रहती है। तो यानी चंद्रमा यानी जो रानी है उसके साथ में भी बृहस्पति जो है फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं। मंगल सेनापति है, जहाँ पे बृहस्पति की सबसे बड़ी परम मित्रता है, तो मंगल के साथ में बहुत बढ़िया मित्रता यहाँ पे रहती है। बृहस्पति का जो चेला है, जो शिष्य है, वो केतु है, मोक्ष प्राप्त करता, मोक्ष प्रदान करने वाला प्लैनेट। तो वो केतु है, तो केतु के साथ में भी बृहस्पति खुश रहते हैं। लेकिन यहाँ पे खुशी अलग है। केतु सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लैनेट की सिग्निफिकेंस को समझ करके तभी कोई प्रेडिक्शन होती है। जुपिटर, आप सोचोगे जुपिटर ग्रोथ के प्लैनेट हैं, आपको बहुत रुपया पैसा देंगे, बड़ा मान सम्मान देंगे, तो केतु भी दे देंगे, भैया दोस्त हैं। सेपरेटिव टेंडेंसी को मत भूलिएगा, केतु की टुकड़ों में काट काट के देंगे, छोटा छोटा करके देंगे। जुपिटर के साथ में जो एनिमिटी आएगी, ऑब्वियसली सबसे पहली एनिमिटी तो बुध के साथ में ही आ गई, नाजायज संतान को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। शुक्राचार्य जो कि दानव गुरु हैं, उसके साथ में एनिमिटी है। राहु जो सूर्य को ग्रहण लगाता है, राजा को जो खत्म कर रहा है, उसके साथ में बृहस्पति की एनिमिटी रहती है। अगर बृहस्पति का लगन लेकर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, धनु लगन लेकर, मीन लगन लेकर पैदा हुआ है, तो राहु जो है कुंडली में कहीं पे भी बैठा हुआ हो, क्योंकि अकारक ग्रह बन जाएगा, तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा आपने। भले ही चाहे वो 3, 6, 10, 11 भावों में क्यों ना बैठा हो, तभी भी आप एनिमिटी होने के वजह से, लग्नेश के साथ में एनिमिटी होने के वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो पाएंगे राहु से। भले ही चाहे वो अपनी कारक हाउसेज में बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेशन में बैठा हुआ है, अति विशिष्ट कारक का बना हुआ है, यानी कि कोई ना कोई अवगुण आपको दे जाएगा। कारकत्व तो करेगा अपने हिसाब से, वो काम करेगा वहाँ पे, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी वीकनेस दे जाएगा, कोई ना कोई कमी दे जाएगा, जो आपको बड़े कष्ट देगी आगे चल के आपके इन लग्नों के लिए। जुपिटर की जो न्यूट्रल बिहेवियर है वो शनि के साथ में है। इसी तरह से शनि भी जो है बृहस्पति के साथ में न्यूट्रल बिहेवियर रखते हैं, यानी कि ज्ञान के साथ में और कर्म के साथ में एक न्यूट्रल बिहेवियर है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे ना मित्रता है ना शत्रुता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र की जो है जो सबसे बड़ी मित्रता है, मैंने बताई थी, बुध के साथ में, उस बच्चे के साथ में बहुत मित्रता है। बृहस्पति उसको अपना पुत्र नहीं मानते हैं, और बृहस्पति के साथ में शुक्र की शत्रुता होने के वजह से जब बृहस्पति परेशान है बुध से, तो शुक्र उसको अपना मित्र बना लेते हैं, दोस्त है। कहते हैं ना, शत्रु का शत्रु मित्र। तो यहाँ पे शुक्र की जो बुध से मित्रता है वो शत्रु का शत्रु है, यानी कि बृहस्पति के साथ में शुक्र की शत्रुता है और बृहस्पति की शत्रुता है बुध के साथ में, तो इसलिए शुक्र और बुध की मित्रता हो गई। तो यहाँ पर बुध की शुक्र के साथ में कैसी मित्रता है उसको समझना जरूरी है, और शुक्र जो है बुध के साथ में किस तरह की मित्रता रखता है, इन दोनों के बीच में भी अंतर समझना जरूरी है। शुक्र जो है, क्योंकि गुरु है, वो चालू है, वो समझता है, इस चीज़ों को गहराई तक समझता है। तो शुक्र अगर प्राइम रोल लेकर बैठा हुआ है, बुध को गवर्न कर रहा है, बुद्धि को गवर्न कर रहा है, तो अपना मतलब निकाल रहा है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति को नीचे गिराने का कार्य कर रहा है। लेकिन बुध जब शुक्र के साथ में मित्रता निभा रहा है, तो वहां पे बृहस्पति को नीचे गिराने का कार्य नहीं कर रहा है। बृहस्पति के साथ में मरकरी जो है न्यूट्रल है, तो मरकरी क्या कर रहा है यहाँ पे, बुध क्या कर रहा है, शुक्र के साथ में बैठकर मित्रता कैसी निभा रहा है, वो शुक्र से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो शुक्र से धन ऐश्वर्य वैभव संपन्नता प्राप्त कर रहा है, मौज मस्ती प्राप्त कर रहा है, अपने जीवन में आनंद को ढूंढ रहा है। यानी कि वो बच्चा जो है शुक्र से इन सारी चीज़ों को ग्रहण कर रहा है। जुपिटर यानी कि वो अपने विजडम को, ज्ञान को खराब करने की कोशिश नहीं करता, जो उसके पास में है वो है। अगर कुंडली में जुपिटर खराब स्थिति में नहीं है, तो शुक्र के साथ में बैठा हुआ बुध मंदिर जाना बंद नहीं करेगा, पूजा पाठ, राइटियस डीड, धर्म कर्म सब करता रहेगा। लेकिन शुक्र के साथ में मान लीजिए शुक्र अगर लोअर डिग्रीज का है और बुध अगर हायर डिग्री के ऊपर बैठा हुआ है, तो शुक्र लीड कर रहा है, तो शुक्र कैसा दोस्ती निभाएगा बुध के साथ में। अब यहाँ पर जुपिटर को खराब करने का काम करेगा, यानी कि उसके भाग्य को खराब करने का काम शुक्र करेगा। तो दोनों की दोस्तियों में अंतर है, ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये अंतर किससे दिखेगा कि लोअर डिग्री के ऊपर बैठा हुआ प्लैनेट डिसाइड करेगा कि किस तरह का रिजल्ट देना है। शुक्र की दोस्ती किससे हुई, बुध से हो गई, मतलबी दोस्ती। शनि से हो गई, शनि कौन है, एंटी पार्टी ऑफ सूर्य। जब राजा को कष्ट हो रहा है, राजा से कोई शत्रुता रखता है, तो और मजा आएगा। तो यानी यहाँ पे भी शत्रु का शत्रु मित्र बन गया, तो यानी शनि के साथ में भी शुक्र ने मतलब के लिए मित्रता कर ली।
और राहु कौन है? राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो राहु के साथ में भी मतलबी मित्रता किसने कर ली? शुक्र ने। तो बुध, शनि और राहु के साथ में शुक्र की मित्रता है, लेकिन मतलबी मित्रता है, मतलब के लिए, यानी कि राजा को नीचे दिखाने के लिए, यानी कि देवताओं की शक्तियों को समाप्त करने के लिए, दानव शक्ति को बढ़ाने के लिए मित्रता करी है, शुक्र ने करी है। तो शुक्र की एनिमिटी किससे होगी? सीधी सी बात है, सबसे पहले तो सूर्य से होगी, चंद्रमा से होगी, क्योंकि राजा रानी है। शुक्र की एनिमिटी किससे होगी? केतु से होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का चेला बन गया है केतु, तो इसलिए शुक्र उसको एक्सेप्ट नहीं करता। शुक्र एक्सेप्ट करता है राहु को, ना कि केतु को। मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के साथ में शुक्र जो है एक सामान्य बिहेवियर लेके चलते हैं। हालांकि बृहस्पति शुक्र के एंटी पार्टी हैं, शत्रु हैं, परम शत्रु हैं, फिर भी जो है सामान्य बिहेवियर लेकर यहाँ पे चलने की ये कोशिश करते हैं। शनि की बात करें तो शनि देव की सबसे पहली प्रथम शत्रुता तो किससे देखी जाएगी? सूर्य के साथ में। लेकिन ये जो शत्रुता है, ना तो ये परम शत्रुता है, ना ही परम मित्रता है। तो ऐसे में न्यूट्रल कह सकते हैं क्या इसको? नहीं। ऐसे में आप ये कहेंगे कि सूर्य के साथ में जो शनि की मित्रता है वो किस तरह की है? कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि राजा को बल प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? पुत्र कर रहा है, शनि कर रहा है। सूर्य कौन है? पिता है। तो शनि पिता के राज सिंहासन को छोड़ दिया, उन्होंने दरबार तो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी बाहर रहकर, क्योंकि कार्मिक प्लेनेट हैं, कर्म कर रहे हैं जीवन में, तो आत्मा की डिजायर को फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। तो पुत्र क्या करता है? पिता की इच्छा को पूरा करने का काम करता है। हालांकि पिता यानी कि सूर्य शनि से शत्रुता रखता है, लेकिन वो जो पुत्र है वो अपने पिता यानी सूर्य से मित्रता रखता है, शत्रुता नहीं रखता। तो यानी कि यहाँ पर भी सेम चीज देखिए कि अगर सूर्य शनि का कहीं योग बना हुआ है कुंडली में, तो इमीडिएटली देखिए कि लोअर डिग्री पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, शनि है या सूर्य है। अगर शनि लोअर डिग्री पे बैठा हुआ है तो वो डिसाइड करेगा कि जो कंजंक्शन है, ये युति है, ये किस तरह का प्रभाव देगी। तो शनि जब सूर्य को गवर्न करेंगे तो सूर्य को बल प्रदान करेंगे, यानी कि राज सिंहासन को देने की कोशिश करेंगे, उसको नेम फेम रिकॉग्निशन देने की कोशिश करेंगे, उससे मेहनत करके उसको जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सूर्य लोअर डिग्री पे है कंपेयर टू सैटर्न, तो शनि जो है आपके कर्म है, तो सूर्य अब खराब रिजल्ट्स देंगे एज फार एज योर जॉब एंड प्रोफेशन इज कंसर्न। आपको कभी भी मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी। शनि की निगेटिविटी को सूर्य इम्बाइब कर लेंगे और सूर्य जो है आपको नकारात्मक रिजल्ट देंगे। सूर्य आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो शनि के साथ में बैठा हुआ ये सूर्य, लोअर डिग्री पे बैठा हुआ सूर्य आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देगा। आप किसी जगह पे सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा इंसान में कुछ करने के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं बची। सूर्य अगर डाउन डिग्री पे, लोअर डिग्री पे बैठा हुआ है, गवर्न कर रहा है, अनिमिटी रखता है शनि के साथ में, तो क्योंकि शनि रूल करते हैं आपके सिक्स्थ भाव को, सिक्स्थ हाउस के कारक हैं, यानी कि आप कंपटीशन में बैठेंगे, कंपटीशन में फेलियर हो जाएगी, कंपटीशन में सक्सेस नहीं मिल पाएगी। सूर्य लोअर डिग्री पे बैठा हुआ है शनि के साथ में कंजंक्शन में। शनि जो है आपके 8th हाउस को रूल करते हैं, कारक भाव है उनका, 8th हाउस हेड क्वार्टर है उनका। 8वां घर क्या होता है? पीड़ा का है, कष्ट का है। सूर्य अगर शनि के साथ में कंजंक्शन में बैठा हुआ है लोअर डिग्री पे शनि के कंपैरिजन में, तो आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, क्योंकि 8th हाउस को एक्टिव कर देगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएंगी, एक्सीडेंट्स होने की संभावना बढ़ जाएगी। जीवन में आप कार्यों को बार बार परिवर्तित करते रहेंगे, लाइफ में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। तो इतने नेगेटिव प्रभाव सूर्य और शनि की युति में हो जाएंगे आपको देखने के लिए। दोस्ती, यारी दोस्ती भी समझनी है, तो सबसे पहले देखिए कि दोस्ती किस पर्पस से हो रही है, क्या मतलब उनके बीच का संबंध कैसे है। सूर्य जो है शनि के साथ में एनिमिटी रखते हैं, लेकिन शनि जो है सूर्य के साथ में मित्रता रखते हैं, तो इसको समझना जरूरी है आपके लिए। शनि का मित्रता जो है चंद्रमा के साथ में भी है। बड़ा ही विचित्र सा मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, चंद्रमा कौन है? आपका मन है। चंद्रमा है माँ, चंद्रमा है आपकी इच्छाएं, चंद्रमा है आपकी सोच, आपकी थॉट्स, आपकी इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब चंद्रमा है। और इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब इसको कोई मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता। चंद्रमा क्योंकि पानी है और पानी निरंतर बहता रहता है, तो चंद्रमा का काम है निरंतर बहते रहना। चंद्रमा इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द ज़ोडिएक एंड सैटर्न इज द स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द ज़ोडिएक।
तो यानी कि अब एक ऐसे व्यक्ति की मित्रता हो रही है जो एक तो चलना नहीं जानता और दूसरा रुकना नहीं जानता। अब ऐसे दो लोग अगर आपस में मित्र बन जाएं तो मित्रता किस तरह से चलेगी आप उसको समझ सकते हैं। तो जो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, निरंतर जिनमें बहाव आ रहा है, पानी के अंदर फ्लो कर रहा है, तो वो जो फ्लो है सैटर्न उसको रोक देते हैं। सैटर्न इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ दिस ज़ोडिएक। कोल्डेस्ट, सैटर्न के जो रिंग्स आपने देखे होंगे वो फ्रोजन डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि सैटर्न के शनि के कोर के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो रिंग्स बन गए। वो फ्रोजन डस्ट पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये आइस है, आइसी डस्ट है वो। चंद्रमा के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको जमाने का काम, उसको फ्रीज करने का काम करता है सैटर्न। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, चंद्र शनि की युति वाला व्यक्ति इमोशन लेस हो जाता है, उसको फीलिंग्स नहीं हो पाती। दूसरे व्यक्ति के बारे में दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसको क्या लगेगा, उसको समझ में नहीं आती है, ऐसी दोस्ती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, कॉन्सेंट्रेशन कर सकता है, कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर सकता है ना अपना। अगर आपने अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर लिया, आपने अपने थॉट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया, तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो चंद्रमा को कंट्रोल करके शनि आपके कर्मों को सुधारने का भी काम कर जाता है। लेकिन जब चंद्रमा मन है तो यानी कि जब मन ही मर गया, अब मन ही नहीं, आपकी चीजें कंट्रोल में नहीं है, यानी कि खुशी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको खुशी कहाँ से प्राप्त होगी। चंद्र शनि की युति है तो सैटर्न रूल कर रहा है। मित्रता कौन कर रहा है, चंद्रमा के साथ में शनि कह रहा है ना कि तुम, चंद्रमा मेरा मित्र है। चंद्रमा नहीं कह रहा कि शनि तू मेरा मित्र है, शनि के साथ में तो वो न्यूट्रल है। देखिए ध्यान रखिए, चंद्रमा शनि के साथ में न्यूट्रल है, लेकिन शनि जो है चंद्रमा को अपना मित्र मान रहा है, दोस्त मान रहा है। तो यहाँ पर शनि ये कह रहा है कि देखो तुम्हारे जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसके उछल कूद में कमी ले आया मैं। और कमी क्यों लेके आया हूँ, सो दैट यू कैन फोकस मोर ऑन योर वर्क। तो शनि क्या करवाएगा, कर्म करवाएगा। अब उसको खुशी कहाँ से देगा शनि, कर्म से देगा, काम से देगा। यानी कि उस व्यक्ति को लाइफ में एंजॉयमेंट करके, एंजॉयमेंट यानी मौज मस्ती करके खुशी नहीं मिलेगी, उसे बड़े से बड़ा काम करके खुशी मिलेगी। उसको वर्क लाइफ में जितना ज़्यादा वो बिजी रहेगा उसे खुशी मिलेगी। आपने बड़े सारे वर्कोलिक बंदे देखे होंगे जिनका काम है सुबह से शाम तक उन्हें काम करते रहो, कंप्यूटर के सामने बिठा कर रखो, ऑफिस में बिठा कर रखो, रात के 12 बजे भी कोई कॉल आएगी ऑफिस से तुरंत उठा के उसको अटेंड करेंगे और लैपटॉप खोलकर काम करना शुरू कर देंगे अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ऐसे में चंद्र शनि की युति बहुत अच्छा काम करती है, अच्छे रिजल्ट दे देती है। यहाँ पर भी देखना ये जरूरी है कि चंद्रमा हायर डिग्री पे है या शनि। अगर शनि लोअर डिग्री पर बैठा हुआ है तो चंद्रमा को रूल करेगा, यानी कि चंद्रमा के साथ में मित्रता लेके चलेगा। और अगर इसके विपरीत अगर चंद्रमा लोअर डिग्री पर बैठा हुआ है तो भैया शनि के साथ में न्यूट्रल बिहेवियर देखने को मिलेगा। चंद्रमा दूध है और शनि क्या है, पॉइजन है। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर चंद्रमा लोअर डिग्री के ऊपर है तो आपको पॉइजनस मिल्क देखने को मिलेगा, यानी कि जीवन में कष्टों की एंट्री हो जाएगी। और क्या देखने को मिलेगा, चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करता है, माँ के स्वास्थ्य को ये शनि अब खराबी दे जाएगा। शनि की हमने बात करी, चंद्रमा के साथ में सूर्य के साथ में शनि मित्रता होगा, मैंने बात करी आपके साथ। मैंने आपको क्या बोला, मंगल भी शिवांश है। तो शनि जो है मंगल को दोस्त मान के चलता है, जबकि मंगल शनि के साथ में न्यूट्रल बिहेवियर रखता है, सामान्य बिहेवियर है उसका, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, उस तरीके का बिहेवियर मंगल शनि के साथ रखता है। जबकि शनि मंगल के साथ में मित्रता रखता है, दोस्ती रखता है। तो यहाँ पर भी डिग्री देखिए और चेक करिए कि किस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो सूर्य चंद्र मंगल के साथ में मैंने बताई कि मित्रता है शनि की। तो शनि की शत्रुता किससे होगी, सबसे पहली बात तो हो गई कि बुध के साथ में, बुद्धि के साथ में कुछ मतलब नहीं है। आप कितने बड़े इंटेलिजेंट हैं, इट डजेंट मैटर। जब आप कोर्ट में खड़े हुए हैं, आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, कार्यवाही चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, वहाँ पर सारी अदालत लगी हुई है, तो उस समय आपकी बुद्धि एक तरफ बैठी हुई है, आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, कानून चलेगा। कानून के हिसाब से डिसीजन बनाया जाएगा, एविडेंसेस को रीड किया जाएगा और उसके हिसाब से निर्णय दिया जाएगा, ना कि इस बात पर निर्णय दिया जाएगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। और ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश करोगे अपने आपको अदालत में शनि के सामने, तो पिटाई भी अच्छी खासी होती है, यह भी निश्चित है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आरोप भी आप पे लगेंगे। तो इसलिए शनि बुध के साथ में यानी बुद्धि यानी मरकरी के साथ में शत्रुता रखता है।
दूसरा प्लैनेट है शुक्र। शुक्र है वैभव, संपन्नता। आप बहुत बड़े अमीर होंगे, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, डजेंट मैटर, अगर आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो आपकी सारी संपन्नता एक तरफ है, कोई नहीं है आपका क्या स्टेटस है। तो शुक्र के साथ में भी शनि एनिमिटी महसूस करके चलते हैं। राहु शनि के अनुसार काम करता है, उसको फॉलो करता है राहु शनि को। अर्दली है राहु शनि का, लेकिन शनि से काम करवाना जानता है। उसको पता है कि दोनों नौकर जो है मेरे, ये बदमाश हैं, ये दानव हैं, तो ये मेरे पिता यानी सूर्य को ग्रहण लगाने का काम कर सकते हैं, मेरी माता यानी चंद्रमा को ग्रहण लगाने का काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों एनिमीज हैं। तो शत्रुवत बिहेवियर जो मिलता है शनि का, वो राहु केतु के लिए मिलेगा। तो सैटर्न नेवर फॉलोज राहु एंड केतु। तो आपने देखा होगा कि कुंडली में अगर राहु और केतु आगे के घरों में बैठे हुए हैं और शनि पीछे के घरों में बैठे हुए हैं, तो शनि का यानी कर्म का जो बिहेवियर होगा वो खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राहु 10वें घर में बैठा हुआ है, शनि 9वें में बैठा हुआ है, शनि 7वें में बैठा हुआ है, तो उसके कर्म को कौन डिसाइड कर रहा है? राहु डिसाइड कर रहा है। तो यानी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेगा, कभी ढंग का काम नहीं कर सकेगा, दुनिया भर की प्लानिंग करेगा, कुछ काम नहीं हो पाएगा उससे। वो अपने आप को दिखाएगा मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन वो जो है सबसे बड़ा मूर्ख होगा। इसके विपरीत अगर राहु और केतु शनि के फॉलोवर बन जाए, यानी शनि आगे के घरों में चल रहा है और राहु और केतु उसको फॉलो कर रहे हैं, तो राहु आपकी डिज़ायर है। राहु अगर शनि को फॉलो करेगा तो आपकी डिज़ायर शनि के कंट्रोल में रहेगी, यानी शनि जैसा चाहेगा राहु से वैसा काम करा लेगा, क्योंकि फॉलो कौन कर रहा है? राहु फॉलो कर रहा है। राहु और केतु, शुक्र और बुध, इन चारों से शनि की शत्रुता देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जुपिटर यानी देव गुरु बृहस्पति के साथ में शनि न्यूट्रल है। उन्हें पता है कि गुरु ज्ञान के देवता हैं, ना इनको रुपए पैसे से कोई मतलब है, ना कोई इनको वैभव संपन्नता से मतलब है, गलत काम करते नहीं हैं, तो उनके साथ में न्यूट्रल बिहेवियर करते हैं। राहु केतु के बारे में जैसे मैंने बताया था, सबसे बड़ी मित्रता तो इनकी शुक्र से है, क्योंकि दानव गुरु हैं और राहु तो दानव है ही है, केतु भी दानव है। तो शुक्र के साथ में दोनों की यानी कि राहु और केतु दोनों की मित्रता है। और राहु और केतु दोनों शनि के फॉलोवर्स भी हैं। स्पेशली राहु तो पूरा शनि का फॉलोवर है और केतु जो है मंगल का फॉलोवर है। लेकिन मंगल जो है केतु से तो मित्रता रखता है, लेकिन केतु मंगल के साथ में शत्रुता रखता है, मित्रता नहीं रखता। तो वही प्रिंसिपल लगाइएगा डिग्री वाइज देखने के लिए कि कौन सी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। राहु और केतु दोनों ग्रह शुक्र के साथ में, शनि के साथ में मित्रता रखते ही हैं, मैंने बताया, लेकिन साथ ही साथ में बुध के साथ में भी इनकी मित्रता देखने को मिलती है, क्योंकि राहु जो है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजायर देता है और केतु आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस भौतिक जगत के साथ में सेपरेशन दिलाकर आपको मोक्ष की तरफ ले जाने का काम करता है। इन दोनों ही कामों के लिए आपको बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि मोक्ष का मतलब होता है जहाँ पे आप अपनी सारी डिज़ायर्स को ख़त्म कर दें, यानी कि एक स्टेज पे जाकर जब बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है, आप बुद्धि को उपयोग करना बंद कर देते हैं, तब जाकर मोक्ष मिल पाता है। जो मोक्ष के लिए ज्ञान आपको प्राप्त करना है, वहाँ तक तो मरकरी की ज़रूरत रखता है केतु, लेकिन सबसे लास्ट में जाकर मरकरी को भी छोड़ देता है, उसको भी त्याग देता है। तो यहाँ पर मरकरी के साथ में भी केतु की मतलब वाली मित्रता है। एनिमीज की बात करें केतु की, तो केतु की एनिमिटी सूर्य और चंद्र और मंगल तीनों के साथ में। ऐसे ही राहु की भी जो एनिमिटी है, सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों के साथ में राहु की एनिमिटी है। केतु देवगुरु बृहस्पति के साथ में न्यूट्रल बिहेवियर रखते हैं, तो यानी कि तीनों मैलिफिक प्लैनेट शनि, राहु और केतु तीनों मैलिफिक हैं, लेकिन तीनों मैलिफिक प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति के साथ में वहाँ पे न्यूट्रल बिहेवियर मैनेज करते हैं। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र भी जो है बृहस्पति के साथ में न्यूट्रल बिहेवियर रखते हैं। चंद्रमा की बात करें जो कि मैलिफिक भी हो जाता है, वो भी बृहस्पति के साथ में न्यूट्रल बिहेवियर रखता है। बुध यानी बुद्धि, वो भी बृहस्पति के साथ में न्यूट्रल बिहेवियर रखता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बृहस्पति के साथ में न्यूट्रल बिहेवियर रखने वाले कौन से प्लैनेट हो गए? चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि, राहु और केतु हो गए। यानी कि 9 में से 6 प्लैनेट बृहस्पति के साथ में ना कोई शत्रुता रखते हैं, ना ही कोई मित्रता रखते। सबसे अच्छी खासियत वाली जो बात है आपको जो देखनी चाहिए और याद रखनी चाहिए, देवगुरु बृहस्पति से
कोई भी प्लैनेट शत्रुता रखता ही नहीं है। यानी कि ज्ञान से किसकी शत्रुता? जो ज्ञान से शत्रुता रखेगा, जो बृहस्पति से शत्रुता रखेगा, जो धर्म से शत्रुता रखेगा, वो अपने भाग्य से शत्रुता रखेगा। कौन व्यक्ति है जो अपने भाग्य को खराब करना चाहेगा? कौन व्यक्ति है जो अपने धर्म को खराब करना चाहेगा? कोई नहीं चाहता। यहाँ तक कि जितने भी धर्म गुरु हैं, दूसरे धर्मों के भी जो गुरु हैं, यानी कि शुक्र भी, वो भी बृहस्पति से शत्रुता नहीं रखते, न्यूट्रल बिहेवियर रखते हैं। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति पिछड़ जाते हैं। कैसे? शत्रुता के मामले में बृहस्पति शुक्र से, यानी दानव गुरु के साथ में शत्रुता कर लेते हैं, लेकिन शुक्र नहीं करते। यह ध्यान देने वाली बात है। यानी कि शुक्र की शत्रुता बृहस्पति से नहीं है, लेकिन बृहस्पति शत्रुता कर जाते हैं। तो जो बृहस्पति हैं देव गुरु, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, इंद्र की राज दरबार में भी वो जो है अपनी गुरुता का लोहा मनवा चुके होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति में एक अहंकार देखने को मिलता है, और अहंकार होने के वजह से, ज्ञान होने के वजह से, आध्यात्म का ज्ञान होने के वजह से, धर्म का ज्ञान होने के वजह से वो अहंकार उनको शत्रुता के लिए मजबूर कर देता है, और यही अहंकार उनको शुक्र के साथ में शत्रुता भी दे देता है। और वैसे भी देखा जाए दूसरे अर्थों में, तो शुक्र जहाँ पर भोग है, विलास है, मोह माया है, इस जगत के साथ में, भौतिक जगत के साथ में आपको कनेक्शन दिला रहा है। बृहस्पति की बात करेंगे तो बृहस्पति को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो मोक्ष प्रदाता है। तो जब मोक्ष चाहिए तो इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? भोग विलास क्या मतलब है यहाँ पे? फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए बृहस्पति क्योंकि धर्म के देवता हैं, उनको ना तो सोना चांदी चाहिए, ना अपने गले में बड़े बड़े हीरे जवाहरात के जो है रत्न चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो एक पीत वस्त्र में, पीले रंग की धोती में वो सेटिस्फाइड हैं। वो भगवान शिव उनके फॉलोअर हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, उत्पत्ति हैं ब्रह्मा की, इस सृष्टि की क्रिएता की, तो उनको कुछ नहीं चाहिए। जब उनको कुछ नहीं चाहिए तो डेफिनेटली उनके साथ में उनकी एनिमिटी रहेगी। लेकिन शुक्र को क्या चाहिए? शुक्र को वो धर्म चाहिए, अपने इस भोग विलास मोह माया के जगत में बंधनों के साथ में बंधे रहने के लिए वो ज्ञान चाहिए, वो बुद्धि चाहिए। इसलिए शुक्र उनके साथ में न्यूट्रल बिहेवियर रखता है और शत्रुता नहीं रखता है। ये बात ध्यान देने की है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे हम पॉज करते हैं, और फिर आपसे कल सुबह फिर पुनः मिलेंगे और तब बात करेंगे। ओके, जय सिया राम, नमस्कार।